हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। इसमें हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चन कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। लेट एक्स वाई जेड बी द सेट ऑफ साइज एक्स वाई जेड। तीन सेट दे रखे हैं जिनका साइज है एक्स वाई जेड। लेट डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई एंड ई बी द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ डब्ल्यू। नंबर ऑफ फंक्शंस बताने फ्रॉम जेड टू ई। देखो यही ब्यूटी है पीवाई क्यू सॉल्व करने की। क्या हमें क्वेश्चंस रिपीट होते हुए दिखाई देते हैं। हमने नंबर ऑफ फंक्शंस वाला क्वेश्चन दो बार ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे। समझते हैं कैसे। देखो हमें एक तीन सेट दे रखे हैं, पहले वो लिखते हैं। एक्स का साइज क्या दे रखा है एक्स, साइज ऑफ वाई इज इक्वल्स टू वाई, जेड इज इक्वल्स टू जेड। ठीक है। और एक सेट दे रखा है हमें डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई। तो डब्ल्यू का साइज क्या हो जाएगा एक्स इंटू वाई, यानी एक्स का साइज क्या है वाई और वाई का साइज क्या है स्मॉल वाई। तो मॉड ऑफ डब्ल्यू हमारा आ जाएगा ये। ठीक है। हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम जेड टू ई। तो क्या निकालना है लिखते हैं द नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम जेड टू ई। मैंने बताया ये पहले ई टू वाले पे फोकस करते हैं। टू में क्या है ई, तो ये क्या आएगा मॉड ई की पावर मॉड जेड। तो मॉड ई है क्या हमारे पास, नहीं। मॉड ई क्या बता रखा है क्वेश्चन में, ई इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ डब्ल्यू। अच्छा, सेट ऑफ ऑल सबसेट, देखो दोनों चीजें कवर हो जाएंगी। हमें पता है सेट ऑफ ऑल सबसेट कैसे निकलता है, टू टू द पावर साइज ऑफ सेट। तो कैसे निकालेंगे हम, मॉड ऑफ ई इज इक्वल्स टू 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 द पावर साइज ऑफ सेट, साइज ऑफ सेट। किसका निकालना है हमें, सेट क्या है यहाँ पे डब्लू दे तो रखा है ना। ई क्या है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ डब्लू। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डब्लू का साइज लिखेंगे यहाँ पर क्या है ये एक्स इंटू वाई। तो ये क्या आ जाएगा टू टू द पावर एक्स वाई। ये क्या आ गया मेरे पास मॉड ई। मॉड जेड तो हमने निकाल ही रखा है पहले से ही, जेड है। तो इसका आंसर क्या होगा टू पावर एक्स वाई की पावर जेड। समझ में आया। तो ये हो गया टू एक्स वाई जेड। कौन सा ऑप्शन, डी। नेक्स्ट देखते हैं। द सेट 1 2 3 4 1 2 3 5 7 8 9 अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडलो 10 इज नॉट ग्रुप। ठीक है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये ग्रुप नहीं है। गिवन बिलो आर फोर पॉसिबल रीजंस विच वन ऑफ देम इज फॉल्स। ठीक है। तो हमको ये ग्रुप नहीं दे रखा और ये बताना है कि किस रीजन से ये ग्रुप नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं सेट लिख लेता हूँ ए इज इक्वल्स टू, ये है हमारा गिवन सेट। ठीक है। अच्छा, मैं अगर टेबल बनाऊं किसकी, अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडलो 10, टेबल तो बनानी आती है ना सबको। टेबल कैसे निकलेगी, क्या बोला है मल्टीप्लीकेशन मॉडलो 10, मतलब कि 1 इंटू 1 मॉड 10 कितना आया 1। सिमिलरली 2 3 ये तो रिपीट ही हो जाएगा ना, 7 8 9, और इसी तरह ये भी रिपीट हो जाएंगे 2 3 5 7 8 9। 2 2 जा 4, 4 मॉड 10 4, 3 2 जा 6, 6 मॉड 10 6, 5 2 जा 10, 10 मॉड 10 0, 7 2 जा 14, 14 मॉड 10 4, 8 2 जा 16, 16 मॉड 10 6, 9 2 जा 18, 18 मॉड 10 8। सिमिलरली ये मैं ये आपके लिए फिल कर देता हूँ पूरी टेबल। तो ये है हमारी रिक्वायर्ड टेबल। अब पूछा है इट इज क्लोज्ड, ऑप्शन ए में। क्लोज क्या कह रहा है, मैं किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लीकेशन करके मॉडुलर 10 निकालता हूं तो वो इसी सेट का पार्ट होना चाहिए जो एलिमेंट आए। तो मेरे को बताओ यहाँ पर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो क्या जीरो, तो क्या जीरो इस सेट का पार्ट है, नो तो हम बता देंगे इट इज नॉट क्लोज एज जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू ए। जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू ए, सो इट इज नॉट क्लोज्ड। और ये हो जाएगा स्टेटमेंट फॉल्स। ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है, टू डज नॉट हैव एन इनवर्स। ठीक है, इनवर्स के लिए हमें सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट देखना पड़ता है। अब ये मल्टीप्लीकेशन है, क्वेश्चन में मल्टीप्लीकेशन गिवन है, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट अब सबको पता चल जाना चाहिए क्या होना चाहिए, वन होगा। ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, द आइडेंटिटी एलिमेंट इज इक्वल्स टू वन। और इनवर्स निकालने के लिए हमें टू का इनवर्स निकालना है, तो
तो मेरे को 2 के साथ किसकी मल्टीप्लाई करूं कि मॉड 10 करके आइडेंटिटी आ जाए, यानी 1 आ जाए। तो देखो ऐसा कोई सा भी एलिमेंट है जिसके साथ मॉड 10 करके 1 आ रहा है। 1 बाय 1 करके चेक करेंगे। 2 1 जा 2, 2 मॉड 10 2, 2 2 जा 4, 4 मॉड 10 2, 2 3 जा 6, 6 मॉड 10 6। मतलब हम पूरा सॉल्व करेंगे, हमको पता चलेगा कि 2 का कोई भी इनवर्स नहीं है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, 2 डज नॉट हैव एन इनवर्स। 2 इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा ध्यान से देखो, ये स्टेटमेंट में भी ये बोल रहा है टू डज नॉट हैव एन इनवर्स, और हमारा ये स्टेटमेंट भी आ रहा है टू इनवर्स डजंट एग्जिस्ट। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। ओके, हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में देखो एक ब्लंडर कर दी, ये फॉल्स नहीं है, ये क्लोज नहीं है, ये बात तो ट्रू है, लेकिन स्टेटमेंट भी तो ट्रू हो गई ना ये। ठीक है, यही चीज हमको एग्जाम में नहीं करनी है। यहाँ से आप इस क्वेश्चन से सीख ले सकते हैं कि कभी भी इसमें पूछा है ना विच वन ऑफ दिस फॉल्स, तो ये क्लोज नहीं है लेकिन ये स्टेटमेंट तो ट्रू है ना। ओके, थर्ड पार्ट पे देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थ्री डज नॉट हैव एन इनवर्स। सिमिलरली जब हमारे पास आइडेंटिटी है तो थ्री के में क्या मल्टीप्लाई करूं कि मॉड 10 करके 1 आ जाए। बताओ कोई ऐसा एलिमेंट होगा? चेक करते हैं। 3 1 जा 3, 3 मॉड 10 3, और 3 7 से ट्राई करते हैं। 3 7 जा 21, 21 मॉड 10 1। ठीक है, तो कह सकते हैं हम 3 हैज एन इनवर्स। 3 मॉड 3 इंटू 7 मॉड 10 इज इक्वल्स टू 1, therefore 7 is the inverse of 3। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है, फोर्थ। फोर्थ क्या है, 8 डज नॉट हैव एन इनवर्स। ठीक है, 8 के लिए भी ये चेक करना, देखो कितना इजी हो जाता है हमारे लिए क्वेश्चन फिर बाद में। 8 मॉड 10, 8 इंटू किससे मल्टीप्लाई करें कि मॉड 10 करके 1 आ जाए। कोई ऐसा एलिमेंट होगा? ठीक है, चेक करते हैं। 8 टू जा 16 मॉड 10 नो, 8 3 जा 24 मॉड 10 नो। तो हम इसी तरह बाकी से भी कंपेयर करें, मल्टीप्लाई करके हमको 1 नहीं मिलेगा, तो इसमें क्या लिखेंगे, 8 इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो बता सकते हो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। ठीक है, और ये वाली फॉल्स हो गई। हमको क्या बताना था, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो बताओ विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो कि अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ इंटीजर एज फॉलोज। एक रिलेशन दे रखा है हमको, एक्स कॉमा वाई रिलेट्स टू यू कॉमा वी व्हेन। एक कंडीशन दे रखी है कब, कि जब यू ग्रेटर हो एक्स से एंड वाई इज ग्रेटर देन वी। ओके, तो हमको बताना है क्या ये रिलेशन पार्शियल ऑर्डर है, इक्विवेलेंस है, या फिर टोटल ऑर्डर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पार्शियल की प्रॉपर्टी क्या होती है। पार्शियल ऑर्डर कौन से होते हैं, जो कौन से होते हैं, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक, और थर्ड ट्रांजिटिव। और इक्विवेलेंस रिलेशन कौन से होते हैं, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक। अच्छा, टोसेट क्या होता है, टोटल ऑर्डर। टोटल ऑर्डर कौन से होते हैं, पढ़ा है, कंपेरेबल हो आपस में, ऑल पेयर्स नीड टू बी कंपेरेबल, दैट इज ए रिलेट्स टू बी और बी रिलेट्स टू ए। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं रिफ्लेक्सिव, देखते हैं रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है हमको। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, x रिलेट्स टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट। समझ में आई? अब यहाँ पे लेकिन ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है, तो मैं क्या कहूँगा, x कॉमा x, x कॉमा x रिलेट्स टू x कॉमा x। बताओ ये चीज समझ में आई? जब हमको रिलेशन क्या दे रहा है, x कॉमा y रिलेट्स टू u कॉमा v, तो मेरे को रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए इसको ऐसे तो लिखना पड़ेगा, x रिलेट्स टू x, और ये ऑर्डर्ड पेयर है तो मैं क्या लिखूंगा, x कॉमा x रिलेट्स टू x कॉमा x।
अब बताओ कंडीशन क्या, सिंस क्या ये x, ये वाला x इस वाले से अगर मैं इसको u बोलता हूं तो क्या x लेस देन u है? नहीं, तो x इज नॉट लेस देन x। सिमिलरली सिमिलरली क्या मेरे को बताओ ये वाला जो x है अगर मैं इसको y बोलूं, क्या ये y इज ग्रेटर देन v? नो, तो मैं क्या लिखूंगा, x इज नॉट ग्रेटर देन x। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव हुआ? सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं है तो बताओ क्या ये पार्शियल ऑर्डर हो सकता है? नहीं। क्या ये इक्विवेलेंस हो सकता है? नहीं। तो हमें पता लगे यहाँ से पार्शियल भी नहीं है, इक्विवेलेंस भी नहीं है। नेक्स्ट क्या देखते हैं, अच्छा टोटल ऑर्डर देख लो। टोटल ऑर्डर क्या बोल रहा है, सारे पेयर आपस में कंपेरेबल होने चाहिए। अगर मैं दो पेयर ले लेता हूँ एग्जांपल के लिए, a इज इक्वल्स टू 1,5 एंड b इज इक्वल्स टू 2,7, तो बताओ ये आपस में कंपेरेबल हैं? कैसे कैसे चेक करेंगे, x शुड बी लेस देन u, दैट मीन्स 1 शुड बी लेस देन 2, एंड y शुड बी ग्रेटर देन v, दैट मीन्स 5 शुड बी ग्रेटर देन 7। ये तो ट्रू है बट ये ट्रू नहीं है, ठीक है। सो हम कह सकते हैं a रिलेट्स टू b इज फॉल्स, तो ये टोसेट भी नहीं होगा। ओके, अच्छा टोसेट होने के लिए a रिलेट्स टू b फॉलो करे या फिर b रिलेट्स टू a फॉलो करे, तो मैं एक बार b रिलेट्स टू a भी कर लेता हूँ, ठीक है। b के लिए ये एक्स वाई बन जाएगा और ये यू वी बन जाएगा। तो मेरे को बताओ 2 इज लेस देन v एंड 5 इज ग्रेटर देन 7, क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं, तो हम कह सकते हैं b रिलेट्स टू a इज ऑल्सो फॉल्स, तो नॉट अ टोसेट। ओके, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, नीदर पार्शियल ऑर्डर नॉर एन इक्विवेलेंस, और ना ये पार्शियल ऑर्डर है, ना ये टोसेट है, ना ये इक्विवेलेंस है। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54। लेट ई एफ एंड जी बी फाइनाइट सेट्स एंड एक्स दे रखा है और वाई दे रखा है। देखो, अब तो आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मजा आ जाना चाहिए, ठीक है। एक्स लिखते हैं, एक्स क्या दे रखा है, एक्स इज इक्वल्स टू ई इंटरसेक्शन एफ माइनस एफ इंटरसेक्शन जी। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, वेन डायग्राम के थ्रू। तो मैं तीन सेट बना लूं, ठीक है। अब मेरे को बताओ क्या करना है, ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ पार्ट कौन सा है, देखो ध्यान से देखो, ये वाला, ये इंटरसेक्शन एफ है, ये है ई इंटरसेक्शन एफ। क्या माइनस करना है, एफ इंटरसेक्शन जी, एफ इंटरसेक्शन जी कौन सा पार्ट है, ये वाला एफ इंटरसेक्शन जी, ठीक है। पता होगा ना, ये एफ का पार्ट आ रहा है और ये जी का पार्ट है, तो दोनों मिक्स है ना, इसमें से ये हो जाएगा इसका एफ इंटरसेक्शन जी। अब मेरे को ई इंटरसेक्शन एफ में से एफ इंटरसेक्शन जी माइनस करना है, तो क्या बचा, यही पार्ट ही तो बचा, ये वाला पार्ट, तो हम इसको ही शेड करेंगे, ठीक है। वाई वाला देखेंगे, वाई इज इक्वल्स टू ई माइनस ई इंटरसेक्शन जी माइनस ई माइनस एफ, ठीक है। दोबारा तीन सेट ड्रॉ कर लूं मैं। अब मेरे को बताओ इसमें ई माइनस एफ कौन सा होगा सबसे पहले, ई माइनस एफ क्या मतलब हुआ इसका, दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ई बट नॉट इन एफ, तो मैं कहूंगा इस वाले को, ये क्या है, ई माइनस एफ। ओके, अब हम समझेंगे ई माइनस ई इंटरसेक्शन जी, ई इंटरसेक्शन जी कौन सा है, जो ई में भी हो और जी में भी हो, दैट मीन्स दिस पार्ट, ये क्या है, ई इंटरसेक्शन जी। अब ये पार्ट मेरे को किस में से, ई में से सब्ट्रैक्ट करना है, ये वाला पार्ट ई में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना बचा रह गया, देखो इस पार्ट को छोड़ दो बस, ये वाला पार्ट छोड़ दो, ये वाला पार्ट और पूरा ई लेना है हमें, तो कितना बचा, ये वाला, ये बचा ना पूरा ई, ये पूरा ई हमारे पास आ गया, इसको भी मिला के, ठीक है। ये पूरा ई हमारे पास आ गया, लेकिन इस पूरे में से हमको क्या माइनस करना है, ई माइनस एफ भी माइनस करना है। तो ई माइनस एफ क्या है, ये सारा केवल इस वाले को छोड़ के, केवल इस वाले को छोड़ के ये सारा ई माइनस एफ है ना, तो मैं क्या करूंगा,
ये ई माइनस एफ इसमें से माइनस कर दूंगा और लास्ट में मेरे पास क्या बचा रह जाएगा, ये पार्ट। समझ में आया होगा, ध्यान से समझना एक बार, अपने आप भी रफ डायग्राम बनाना तो तुमको समझ में आएगा। ये क्वेश्चंस बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं होते हैं एग्जाम में। तो ये हमारा आंसर हुआ। आंसर क्या हुआ, y भी इसके इक्वल है, ओके, और x भी तो इसी के इक्वल आया था, देखो x भी तो यही है। तो आंसर हो गया x इज इक्वल्स टू वाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत आराम से समझेंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, लेट s इज इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू m वेयर m इज ग्रेटर देन 3, let x1 x2 be up to xn be the subsets of s each of size 3, define function f from s to the set of natural number as fi is the number of set of xj that contains the element I। क्वेश्चन समझ ही नहीं आया होगा अगेन, तो जितना समझ में आया ना हम वो लेते हैं। क्या एक सेट है हमारे पास S जिसके अंदर एलिमेंट्स है अप टू M, और M क्या डिफाइन कर रखा है, M इज ग्रेटर देन 3। तो हम अपने एग्जांपल में M इज इक्वल्स टू 4 ले लेते हैं। तो M इज इक्वल्स टू 4 लेंगे तो सब सेट S वाले सेट में हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। और क्या कह रहा है, लेट x1 x2 अप टू xn बी द सबसेट्स ऑफ S साइज ऑफ ईच 3। मतलब कि हमें इसमें से 3 एलिमेंट सबसेट उठाने हैं, मतलब कि सबसेट्स उठाने हैं, कितने सबसेट ऐसे बन सकते हैं जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हो। तो हमारा टोटल सेट कितने साइज का है, 4। 4 में से हमें चूज करना है 3 का, मतलब 4 में से हमें कॉम्बिनेशन निकालना है 3 सबसेट्स का। तो ये 4c3 हो जाएगा, ये किसके इक्वल होगा, nc n-1 के, विच इज अगेन इक्वल्स टू 4c1 विच इज इक्वल्स टू 4। तो मैं कह सकता हूं सपोज करो ये n लेता हूं, n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ 3 एलिमेंट सबसेट, 3 एलिमेंट सबसेट, ठीक है। वो किसके इक्वल आया, 4 के इक्वल आया। तो n इज इक्वल्स टू 4, m इज इक्वल्स टू 4, ओके। अब ये कौन कौन से सबसेट बन सकते हैं, चलो ये भी देख लेते हैं। द 4 सबसेट्स आर, बताओ कौन कौन से बन सकते हैं सबसेट्स। एक 1 2 3, 1 2 3, दूसरा 1 2 4, 1 2 4, तीसरा 1 3 4, 1 3 4, और लास्ट 2 3 4 एंड 2 3 4। ये 4 सबसेट बन गए, ठीक है। इतना पार्ट हमने लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, डिफाइन अ फंक्शन f फ्रॉम s टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज fi इज द नंबर ऑफ सेट्स xj। xj को छोड़ दो अभी, xj यही है नंबर ऑफ सेट। fi इज द नंबर ऑफ सेट xj दैट कंटेन्स एलिमेंट i। अभी भी नहीं समझ में आया तो एक काम करते हैं, fi की जगह में f1 रख के देखता हूँ। f1 क्या कह रहा है, f1 का मतलब हो गया कि कितने सबसेट्स, ये जो सबसेट्स हमने बनाए हैं कि कितने सबसेट्स के अंदर ये एलिमेंट आई आ रहा है, दैट मीन्स ये एलिमेंट 1 आ रहा है। समझ में आई, एफ आई इज द नंबर ऑफ सेट्स, दोबारा क्वेश्चन पढ़ो, कितने सेट्स ऐसे हैं जिसके अंदर ये एलिमेंट 1 आ रहा है। तो मेरे को देख के बताओ कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं, 3, ठीक है। सिमिलरली ये आई कहां तक जा रहा है, समेशन ऑफ फ्रॉम आई 1 टू m, m कितना है हमारे पास 4। तो मैं इसी तरह f2 का निकालूंगा, f3 का निकालूंगा और f4 का चेक करूंगा। तो 2 एलिमेंट कितने सबसेट में है, 3 में है। 3 कितने हैं, 3 में है। 4 कितने में है, 3 में। समझ में आई बात। तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर, एनालाइज हो गया ना, समेशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 से लेके 4 तक एफ आई इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 12। देखो मेरे को आंसर देना है m और n की टर्म्स में, तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, 3m, क्योंकि m भी 4 है, और मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर 3n, क्योंकि n भी 4 है। तो हमने ये एग्जांपल थोड़ा सा गलत ले लिया, m की जगह 4 ना लेके हम 5 लेते हैं, ठीक है, उसमें क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं फटाफट, लेट्स ट्राई m इज इक्वल्स टू 5। तो मैंने s के अंदर एलिमेंट्स कौन से ले लिए, 1 2 3 4 5। देखो मैंने ये 5 क्यों लिया है, क्योंकि मैंने अगर 4 एलिमेंट्स लिए होते तो 3m और 3n कुड बी पॉसिबल, बोथ आंसर 3n और 3n, तो हम दोनों पे टिक कर सकते हैं। लेकिन एक बार चेक कर लो भाई 5 से, क्या पता हमारे पास 5 करने के बाद केवल 3m से ही आंसर आ रहा हो, केवल 3n से ही आ रहा हो आंसर। इस वजह से हम एक 5 के लिए भी एग्जाम्पल चेक कर ले रहे हैं। सबसे पहले n निकालेंगे ना, n कैसे है, मेरे पास
5 एलिमेंट्स का सेट है और मेरे को कितने एलिमेंट्स का सबसेट बनाना है 3 का, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 5c3 इज इक्वल्स टू 10। मेरा n कितना आ गया 10 के इक्वल और m कितना है 5 के इक्वल। और कौन कौन से सबसेट्स होंगे ये 10 सबसेट्स आर सबसेट्स बनाने पड़ेंगे मेरे को। चलिए देखते हैं। ये होंगे हमारे 10 सबसेट्स। उसके बाद हमने क्या निकाला था समीशन ऑफ 1 टू 5, तो उसके लिए F1 निकाला। इसी तरह हम F2 देखते हैं, F2, F3, F4 और F5। ठीक है, कितने ऐसे सबसेट्स हैं जिसके अंदर 1 आ रहा है बताओ। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 सबसेट्स हैं। कितने ऐसे सबसेट्स हैं जिसके अंदर 2 आ रहा है 1 2 3 4 5। ओके, एक सबसेट और रह गया इसके अंदर, दैट इज 2 4 5। तो कितने एलिमेंट्स हैं 2 के 5 गिन लिए थे हमने 6, ये भी हो गया 6। 3 एलिमेंट कितने सेट्स में आ रहा है बताओ 1 2 3 4 5 6, अगेन 6। तो इसी तरह हम 4 का देखेंगे वो भी 6 होगा और 5 का देखेंगे वो भी 6 होगा। अब हमें एट द एंड निकालना क्या होता है समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 टू कितने एलिमेंट्स हैं 5। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है समेशन ऑफ आई टू आई इज इक्वल्स टू 1 टू m निकालना है हमको। और किसका समेशन करना है एफ आई का। एफ आई इज इक्वल्स टू 6 + 6 + 6 + 6 + 6। समझ में आया किसके इक्वल होगा ये 6 5 30। ठीक है, ये 30 के इक्वल आ गया। अच्छा, अब 30 किसके इक्वल है ये हमें किससे मल्टीपल करना है। लास्ट में हमने क्या देखा था 3 देखा था ना। 3 इंटू एम करूं या 3 इंटू एन करूं। एन किसके इक्वल है 5 के। 3 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 15 एंड इट इज क्लियरली नॉट मैचिंग विद समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, अब क्या करूं 3 इंटू एन। एन कितना था मेरा 10। देखो ऊपर एन हमने 10 निकाला था ना ये रहा। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गया 30 के लिए। तो मेरे को पता चल गया ना कैसे निकलता है ये बाय 3n। कितना क्वेश्चन हार्ड लग रहा था लेकिन हमने स्टेप बाय स्टेप सीखा और इसको क्रैक कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। 56 क्वेश्चन क्या कह रहा है लेट p q एंड r बी सेट एंड लेट del denotes the symmetric difference operator defined as p del q is equals to p union q minus p intersection q using Venn diagram determine which of the following is are true। ठीक है, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं हमें बताने हैं इन दोनों में से कौन सा ट्रू है या नहीं। अब जरूरी थोड़ी है वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे अगर क्वेश्चन में, हमें तो ऑप्शंस बताने हैं ना कौन से सही है कौन से नहीं। तो सबसे पहले सिमेट्रिक डिफरेंस देखो क्या दे रखा है P डेल Q का मतलब क्या है P यूनियन Q माइनस P इंटरसेक्शन Q। ठीक है, देखो ये मेरा है सपोज करो P सेट और ये है Q। क्या P यूनियन Q, P यूनियन Q में पूरा आ जाएगा, ये पूरा शेड हो जाएगा ना P यूनियन Q में। ठीक है, इसमें से मेरे को क्या करना है माइनस करना है P इंटरसेक्शन Q। इंटरसेक्शन Q कौन सा हो गया ये पार्ट। ठीक है, तो बचा क्या रह गया बताओ मेरे को। ये जो व्हाइट शेडेड पार्ट है इसको छोड़ के बाकी सब, यानी पूरा P और ये Q। इस P को मैं क्या बोल सकता हूँ P दैट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ P बट नॉट ऑफ Q। और इसको क्या बोल सकता हूँ मैं एलिमेंट्स ऑफ Q बट नॉट ऑफ P। समझ में आए। तो हमको शॉर्ट में पता लग गया P सिमेट्रिक डिफरेंस Q इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं P Q इंटरसेक्शन प्लस Q P इंटरसेक्शन। अब देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है P सिमेट्रिक डिफरेंस Q इंटरसेक्शन R और ये इसका LHS है। ठीक है, ये क्या सॉल्व कर रहे हैं हम फर्स्ट पार्ट का LHS। देखो ये क्या हुआ ये क्या हुआ ये हुआ P और ये पूरा हुआ Q। तो हम इसको सिमेट्रिक डिफरेंस को कैसे लिख सकते हैं P Q इंटरसेक्शन यानी Q R का कॉम्प्लीमेंट। इसको क्या लिख सकते हैं पी सिमेट्रिक डिफरेंस दे रखा है और उसको हम कैसे लिख सकते हैं पी क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू पी कॉम्प्लीमेंट। तो ये किसके इक्वल होगा पी क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू पी कॉम्प्लीमेंट। समझ में आई बात। अगेन अब हम इसको सॉल्व करते हैं अगर
इंटरसेक्शन को, तो ये किसके इक्वल हो जाता है, ये इंटरसेक्शन अगर अंदर जाता है और मल्टीप्लाई वाला प्लस हो जाता है ना, क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस आर कॉम्प्लीमेंट, समझ में आ रहा होगा। और ये किसके इक्वल है, क्यू आर पी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट देखते हैं आर एच एस। आर एच एस क्या दिया हुआ है, पी सिमेट्रिक क्यू इंटरसेक्शन पी सिमेट्रिक आर। ठीक है, चलो बताओ मेरे को पी सिमेट्रिक क्यू कैसे सॉल्व करें। अभी बताया ना, पी क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू पी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन करना है मेरे को किससे, पी आर कॉम्प्लीमेंट प्लस आर पी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, इस कॉम्प्लीमेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, मल्टीप्लीकेशन। तो पूरे इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, तो मेरे को बताओ इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी ना, तो पी क्यू कॉम्प्लीमेंट पी आर कॉम्प्लीमेंट प्लस पी क्यू कॉम्प्लीमेंट आर पी कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू पी कॉम्प्लीमेंट पी आर कॉम्प्लीमेंट प्लस पी क्यू पी कॉम्प्लीमेंट आर पी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखो पी और पी कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, जीरो। अगेन पी एंड पी कॉम्प्लीमेंट जीरो बन जाएगा। क्या बचा रहेगा हमारे पास, पी इंटू पी इज इक्वल्स टू पी, एंड इट इज पी क्यू कॉम्प्लीमेंट आर कॉम्प्लीमेंट प्लस पी कॉम्प्लीमेंट इंटू पी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बताओ, पी कॉम्प्लीमेंट होता है, तो पी कॉम्प्लीमेंट क्यू आर। फाइनल रिजल्ट हमारा ये आया। तो बताओ एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस हुआ, एल एच एस इज नॉट इक्वल्स टू आर एच एस। फर्स्ट पार्ट तो इक्वल नहीं है। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। चलो पेन डाउन करते हैं हम। सेकंड क्या है, पी इंटरसेक्शन क्यू सिमेट्रिक डिफरेंस आर। पहले एल एच एस ही सॉल्व करें, एल एच एस फॉर एल एच एस ये दे रखा है। ठीक है, तो क्या है, पी इंटरसेक्शन क्यू और आर को क्या लिख दूं मैं, क्यू आर कॉम्प्लीमेंट प्लस आर क्यू कॉम्प्लीमेंट। ये पी इधर मल्टीपल में है, तो पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, पी क्यू आर कॉम्प्लीमेंट प्लस पी क्यू कॉम्प्लीमेंट आर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो लग नहीं रही है ना इसमें, समझ में आ रहा होगा। अब क्या देखते हैं हम, आर एच एस। आर एच एस क्या बोल रहा है, पी इंटरसेक्शन क्यू सिमेट्रिक डिफरेंस पी इंटरसेक्शन आर। ठीक है, बताओ कैसे सॉल्व होगा ये। इसको मैं क्या लिख दूं, पी क्यू सिमेट्रिक डिफरेंस पी आर। तो ये हो गया मेरे पास पी, ये हो गया मेरे पास क्यू, तो कैसे लिख देंगे, पी क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू पी कॉम्प्लीमेंट। अब बस मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ, ध्यान से देखते रहना, स्टेप बाय स्टेप अपने आप समझना कोशिश करना। पी क्यू पी कॉम्प्लीमेंट प्लस आर कॉम्प्लीमेंट प्लस पी इंटरसेक्शन प्लस क्यू इंटरसेक्शन पी आर। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो गया, पी क्यू आर कॉम्प्लीमेंट की प्लस पी क्यू कॉम्प्लीमेंट आर। अब देखो पी क्यू आर कॉम्प्लीमेंट पी क्यू कॉम्प्लीमेंट आर, पी क्यू आर कॉम्प्लीमेंट पी क्यू कॉम्प्लीमेंट आर, एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस हो गया। ठीक है, तो ओनली सेकंड इज ट्रू। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स एक्स डिफाइन बिलो। देखो बहुत अच्छा लगता है जब तुम एक एक क्वेश्चन को तोड़ते हो और फिर उसको समझना चाहते हो कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बेस पे फिर सॉल्यूशन निकालते हो। तो ठीक है, पहले एक बार इसको अपने आप टाइम दो, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एंड ट्राई टू गेट द आंसर फॉर द क्वेश्चन। पहले समझो आराम से, फिर मैं बताता हूँ। और अगर नहीं सॉल्व होता है तो ये सॉल्यूशन है। कार्डिनलिटी पूछिए, कार्डिनलिटी मतलब नंबर, किस इस सेट में, ये जो सेट एक्स दे रखा है इसके अंदर। अच्छा, इसके सेट के अंदर क्या है, एक एन डिफाइन किया हुआ है, और एन कैसा है, एन शुड बी, एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू एन लेस देन इक्वल्स टू 123। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। और क्या कह रहा है, इस एन की एक एडिशनल कंडीशन और है, दैट इट शुड नॉट बी डिविजिबल बाय 2 3 और 5। तो मैं क्या करूंगा, अपने आप आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हम पहले ये निकाल देते हैं, ऐसा एन दैट विल बी डिविजिबल बाय 2 3 और 5। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकालता हूं नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ठीक है, इन x इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, देखो हमें निकालना है 123 बाय
2 निकालना है और इसका फ्लोर फंक्शन निकालना है। ठीक है, क्या आएगा, कितनी वैल्यू आएगी 61। इतने नंबर ही तो होंगे, नंबर डिविजिबल बाय 2 इन एक्स। ठीक है, नंबर डिविजिबल बाय 3 इन एक्स इज इक्वल्स टू 123/3। बताओ कितना आएगा 41। सिमिलरली नंबर डिविजिबल बाय 5 कितना आएगा 24। नंबर डिविजिबल बाय 2 एंड 3 दैट इज क्या, इसका एलसीएम लूंगा ना, दैट इज 6। 6 से कितने डिविजिबल बाय हैं 20। 2 एंड 5 दैट इज 10। 3 एंड 5 दैट इज कितना हो जाएगा 15। तो 123/15 इज इक्वल्स टू 8। 2 एंड 3 एंड 5 दैट इज बाय 30 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ये सारे हमने नंबर्स निकाल लिए। अब इसके बाद फॉर्मूला तो पता ही है तुमको कैसे निकलता है। क्या निकालना है मेरे को, नंबर डिविजिबल बाय either 2 or 3 or 5 is equals to n a union b union c, तो is equals to, याद है फॉर्मूला, एन ए प्लस एन बी प्लस माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, सबसे पहले जल्दी जल्दी वैल्यू रखते हैं, इसको सम करके 90 आएगा। नाउ अब हमें निकालना है नॉट डिविजिबल, तो कार्डिनलिटी इसकी आ जाएगी, कार्डिनलिटी। टोटल एलिमेंट्स कितने थे इस सेट में 123। 123 माइनस 90 इज इक्वल्स टू 33। आंसर क्या हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एस बी द सेट ऑफ एन एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इज द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन आर। ओके, देखो ये भी मैंने एक क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ था लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। तो स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, देखो कोई भी सेट है जिसके अंदर अगर रिफ्लेक्सिव एलिमेंट्स आ गए, ठीक है 1,1 2,2 सपोज 3,3 और अप टू n,n, ठीक है, अगर किसी भी सेट के अंदर रिफ्लेक्सिव एलिमेंट्स हैं तो मैं उसको कह सकता हूं कि वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। चाहे तो आप अपने आप चेक कर सकते हैं। सो स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एस मस्ट कंटेन ऑल द रिफ्लेक्सिव एलिमेंट, तो उसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, देखो एक एलिमेंट 1 1 का उठाया, 2 का उठाया, 3 का उठाया हुआ है और n का उठा रखा है, तो कार्डिनलिटी स्मॉलेस्ट, कार्डिनलिटी ऑफ स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन का कितना बता दूंगा मैं, n। ठीक है, और लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन तो हमने पहले भी सीखा हुआ है। लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ये किस पे डिफाइन होता है, एस क्रॉस एस पे। ठीक है, तो उसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, n इंटू एन, दैट मीन्स n स्क्वायर। Therefore, the largest equivalence relation contains n square number of ordered pair। तो ऑप्शन कौन सा हो गया इसका, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले मैं आपको एक टॉपिक समझाऊंगा, रिफाइनमेंट। ये कभी कभी पूछा गया है, बस ज़्यादा तो नहीं पूछा गया है ये टॉपिक, और शायद से आपने रिफाइनमेंट थ्योरी में पढ़ा भी नहीं होगा। तो मैं सबसे पहले समझाता हूँ आपको कि रिफाइनमेंट से मतलब इस क्वेश्चन में क्या है। देखो सबसे पहले तो एक सेट ही ले लेता हूँ, ए बी सी एंड डी। ठीक है, पार्टीशन का मतलब पता है, पार्टीशन, पार्टीशंस क्या होते हैं, कोई ऐसे सबसेट्स, नॉन एम्प्टी सेट। पार्टीशन क्या होता है, एक नॉन एम्प्टी सेट जिसका मैं डिसजॉइंट करूं तो मेरे को एम्प्टी आए, और यूनियन करूं तो वापस में मेरे को सेट ए मिल जाए। समझ में आया, जैसे कि एक पाई वन मेरे पास पार्टीशन है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी।
ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कोई भी सबसेट उठाऊं और उसका डिसजॉइंट करूं, डिसजॉइंट मतलब उनका इंटरसेक्शन लूं, उनका कोई कॉमन पार्ट लूं, तो मेरे को 5 मिले। ठीक है, और अगर मैं सारे सबसेट्स का यूनियन करूं तो मेरे को बैक टू ए पहुंच जाऊं। समझ में आया? सिमिलरली अगर मेरे पास पाई 2 है, और एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं पाई 2 का, ए बी सी डी। देखो, क्या इन दोनों में कोई कॉमन पार्ट है? नहीं है। और क्या इन दोनों का यूनियन करके मेरे को बैक टू ए पहुंच जा रहा हूँ? ए बी सी डी का यूनियन ए वापस रिजल्ट दे रहा है। तो मैं कह सकता हूँ पाई 1 और पाई 2 मेरे क्या है? पार्टीशन है। पाई 1 एंड पाई 2 आर पार्टीशंस ऑफ सेट ए। इतनी कहानी समझ में आई? ठीक है। अब हम कैसे कहेंगे कि पाई 1 इज द रिफाइनमेंट ऑफ पाई 2? पार्टीशन पाई 1, रिफाइनमेंट होगा पार्टीशन पाई 2 का। कब? जब एवरी सबसेट ऑफ ए, एवरी सबसेट ऑफ ए दैट मींस पाई 1 फिट्स इनसाइड द सबसेट ऑफ पाई 2, फिट्स इनसाइड द सबसेट ऑफ पाई 2। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। एवरी सबसेट ऑफ ए, लाइक ए का एवरी सबसेट ऑफ पाई 1, यानी मैंने एक सबसेट लिया पाई 1 का ए, क्या वो सबसेट है किसी ऐसे सेट के जो पाई 2 में बिलोंग कर रहा हो? तो ये है तो ए कॉमा बी का। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखता हूं मैं पाई 1 का बी। क्या ये एस सबसेट है किसी एलिमेंट का जो पाई 2 में प्रेजेंट हो? ठीक है, ये भी ए कॉमा बी का है। ओके, क्या सी कॉमा डी, अगर मैं सी कॉमा डी उठाता हूँ पाई 1 से, क्या ये सबसेट है जो पाई 2 में प्रेजेंट हो? हाँ, ये भी सी कॉमा डी से है। तो मैं कह सकता हूँ पाई 1 इज द रिफाइनमेंट ऑफ पाई 2। अच्छा ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं पाई 3 का, जिसके अंदर मैंने एक पार्टीशन बनाता हूँ पाई 3, जिसके अंदर मैं एलिमेंट्स डाल रहा हूँ ए बी सी डी। तो मेरे को बताओ क्या पाई 1 पाई 3 का रिफाइनमेंट होगा? देखो, ए इज अ सबसेट ऑफ ए, ओके, बी इज अ सबसेट ऑफ बी सी, ओके, ये सी डी, सी डी किसी का सबसेट है? नहीं। तो पाई 1 इज नॉट अ रिफाइनमेंट ऑफ पाई 2। ठीक है, बट पाई 1 इज रिफाइनमेंट ऑफ पाई 2, ये सॉरी पाई 3 है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया रिफाइनमेंट का मतलब? ये क्वेश्चन बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। पहले मैं, चलो ठीक है, एक बार और बता देता हूँ रिफाइनमेंट क्या हो गया पाई 1 और पाई 2 का। पाई 1 को हम रिफाइनमेंट तब बोलेंगे पाई 2 का, अगर एवरी सबसेट, सारे सबसेट जो पाई 1 के अंदर हैं, वो फिट हो जाते हैं इजीली इनसाइड द सबसेट्स ऑफ पाई 2। अभी हमने सारे एग्जांपल से सीख लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन आराम से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसीडर द सेट एस, एक सेट दे रखा है एस और चार पार्टीशंस दे रखे हैं पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4। ठीक है, लेट गामा बी द पार्शियल ऑर्डर ऑफ द सेट ऑफ पार्टीशन एस डैश पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4, डिफाइन एज फॉलोज। कह रहा है कि इफ एंड ओनली इफ पाई 1 रिफाइंस पाई जे, तो हमें बताना है पोसेट डायग्राम क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम सारे पार्टीशंस लिख लेते हैं। क्या क्या है? अब हम डायरेक्टली समझ सकते हैं, क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है हमको। पाई 4 देखो, पाई 4, पाई 4 इज द रिफाइनमेंट ऑफ पाई 2 पाई 1 पाई 2 एंड पाई 3, क्योंकि ए बी सी डी अलग अलग। अच्छा एक चीज और, एक सेकंड, ये जो बार है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमको कॉम्प्लीमेंट? नो, इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग कॉम्प्लीमेंट, इट इज जस्ट नोटेशन, इट इज जस्ट नोटेशन। कभी इसको आप कॉम्प्लीमेंट समझ के कंफ्यूज हो जाएं, ये सिर्फ एक नोटेशन है। ठीक है, हाँ, हम क्या कह रहे थे? पाई 4 इज द रिफाइनमेंट ऑफ पाई 1 पाई 2 पाई 3 एंड पाई 4। क्लियरली वी कैन सी दिस, तो मैं लिख दूं ये, पाई 4 इज द रिफाइनमेंट ऑफ पाई 1 पाई 2 एंड पाई 3। क्यों? कोई सा भी सबसेट निकाल के देख लो, सारे पाई 1 पाई 2 पाई 3 के अंदर फिट हो ही जाएंगे। मतलब अगर मैं ए का सबसेट निकालूं पाई 1 के लिए, तो ये तो बिलोंग कर ही रहा है ना ए बी सी डी में। अब समझ चुके होंगे? ठीक है, मैं अब दोबारा नहीं एक्सप्लेन कर रहा इस चीज को। ओके, सिमिलरली हमको आइडिया मिल जाएगा पाई 2 एंड पाई 3 के लिए। क्या? पाई 2 एंड पाई 3 आर द रिफाइनमेंट्स ऑफ, आर द
रिफाइनमेंट्स ऑफ, किसके रिफाइनमेंट है, खुद सोचो। ये है पाई 1 के। ठीक है, देखिए अब हमको इसमें डायग्राम बनाना है, तो हमें सबकी एज चाहिए होगा ना। देखो पाई 4 तो मिल गया मेरे को सबके साथ। अगर मैं इसको कनेक्ट करने वाली बात आ रही है तो मैं इसको पाई 3 से भी कनेक्ट कर सकता हूँ, पाई 2 से भी कनेक्ट कर सकता हूँ, और पाई 1 से भी कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और पाई 2 हमने देख लिया, पाई 2 पाई 3 किससे कनेक्ट हो रहा है, पाई 1 से। अगर ये डायरेक्ट कनेक्ट हो पा रहे हैं पाई 4 पाई 2 से और पाई 2 पाई 1 से, तो क्या हमको इस वाली एज की जरूरत है, इस वाली एज की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो कोई डिस्कस करने वाला मैटर नहीं है। लेकिन अब हम देखते हैं पाई 2 एंड पाई 3 को। देखो पाई 2 एंड पाई 3 आपस में रिफाइनमेंट्स नहीं है। समझ में आ रहा होगा, देखो पाई 2 एंड पाई 3 आपस में रिफाइनमेंट्स नहीं है, तो मैं कह सकता हूं पाई 2 एंड पाई 3 आर नॉट कंपेरेबल। इसलिए पाई 2 और पाई 3 के बीच में एक एज नहीं आएगी, कोई भी एज नहीं आएगी। तो मैं एक पॉइंट लिख देता हूं इसीलिए। क्या समझ में आई बात? तो डायग्राम कैसा होना चाहिए, पाई 4 तो होगा ही होगा। ठीक है, पाई 4 किससे कनेक्ट होना चाहिए, पाई 3 से, पाई 2 से। तो मैंने यहाँ पे बना दिया पाई 2 और पाई 3। क्या इनके बीच में आपस में कोई एज होगी पाई 2 और पाई 3 के बीच में, नहीं। और पाई 2 और पाई 3 किसके रिफाइनमेंट है, पाई 1 के। हुआ क्लियर क्वेश्चन? पहले कुछ समझ में आ रहा था, क्वेश्चन में नहीं आ रहा था। जैसे ही हमने टॉपिक समझा रिफाइनमेंट और इन सब का आपस में एक एज बनाने की सोची, ये देखा कि कौन किसका रिफाइनमेंट है, तो हमें पता चल गया क्लियरली इसका पोसेट डायग्राम कैसे बनेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पार्शियल ऑर्डर p इज डिफाइंड ऑन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज फॉलोज, हेयर x डिवाइड्स बाय y डिनोट्स इंटीजर डिवीजन। और कह रहा है 0,0 बिलोंग करता है p को, और a b बिलोंग करेगा p को इफ एंड ओनली इफ, क्या कंडीशन दी हुई है, अगर a मॉडुलो 10 इज लेस देन इक्वल्स टू b मॉडुलो 10 एंड, और ए कंडीशन और क्या दी हुई है, ए डिवाइड्स 10 कॉमा बी डिवाइड्स 10 भी पी को बिलोंग करना चाहिए। देखो हमको कुल मिला के चार ऑर्डर पेयर दे रखे हैं। ठीक है, और बोल रखा है कि विच ऑफ दीज ऑर्डर पेयर ऑफ नेचुरल नंबर कंटेन्ड इन पी, मतलब कौन से ये पी को बिलोंग कर रहा है, कौन सा ऑर्डर पेयर। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर पेयर लिखते हैं। ऑर्डर पेयर क्या है, फर्स्ट 101 कॉमा 22, दैट मीन्स इट इज ए एंड इट इज बी। अब बताना है ये पी को बिलोंग कर रहा है या नहीं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 0,0 पी को बिलोंग करता है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि ये ए कॉमा बी पी को तभी बिलोंग करेगा, ये ए कॉमा बी पी को तभी बिलोंग करेगा इफ ए मॉडुलो 10 यानी 101 मॉडुलो 10 इज लेस देन इक्वल्स टू बी मॉडुलो 10, दैट मीन्स 22 मॉडुलो 10। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, पहले तो यही सॉल्व कर ले रहे, दैट मीन्स 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2। ये तो ट्रू हो गया ना, ठीक है। बट नाउ वी नीड टू चेक, व्हाट वी नीड टू चेक, अनदर कंडीशन, दैट इज, इसके साथ में एंड भी तो लिखा हुआ था ना क्वेश्चन में। क्या है दूसरी कंडीशन, 101 डिवाइड्स बाय 10 कॉमा 22 डिवाइड्स बाय 10। अच्छा एक चीज मैं क्लियर कर दे रहा हूं, ये तो पता ही है ना, परसेंटेज यानी मॉडलो मतलब रिमाइंडर। ठीक है, और अगर मैं बोल रहा हूं a डिवाइड्स b मतलब क्वोशिएंट। समझ में आई ना? तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 101 डिवाइड बाय 10 दैट मीन्स 10 कॉमा 22 डिवाइड बाय 10 दैट मीन्स 2। ठीक है, अब मेरे को ये बताना है कि क्या ये बिलोंग कर रहा है पी में, यही तो क्वेश्चन में बोल रहा है। एंड पहले तो ये देखना है कि ये ट्रू है या नहीं, ये वाली कंडीशन। दूसरा क्या देखना है, ए डिवाइड बाय 10 बी डिवाइड बाय 10 बिलोंग्स टू पी। ठीक है, ये कैसे चेक करूंगा मैं कि ये पी में बिलोंग कर रहा है या नहीं। ये दोबारा मेरे पास ए आ गया और बी आ गया, नहीं समझे। ये एक मेरे को पेयर मिल गया ना ए और बी का, और ए और बी को कब मैं कहूंगा कि वो पी में बिलोंग कर रहा है, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए और बी में, ए और बी को मैं कब कहूंगा कि वो पी में बिलोंग कर रहा है, जब ए मॉडुलो 10 बी मॉडुलो 10 से लेस देन इक्वल टू होगा और ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो जो हमने अभी अभी यहाँ पे किया वही चीज इस पेयर के लिए करूंगा मैं। तो फटाफट से देखो क्या कह रहा हूँ, 10 यानी ए मॉडुलो 10 लेस देन इक्वल्स टू 2 मॉडुलो 10 चेक करना पड़ेगा। ठीक है, क्या वैल्यू है इसकी, 0 लेस देन इक्वल्स टू 2, तो अगेन इट इज ट्रू। ओके, अब मेरे को क्या चेक करना था, ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया, मेरे को क्या चेक करना है, 10 डिवाइड बाय 10 एंड 2 डिवाइड बाय 10। बताओ इसकी वैल्यू क्या आई, 10 डिवाइड बाय 10 की 1,
और 2/10 की क्या वैल्यू आई? 0। तो मेरे को बताओ 1,0 बिलोंग करता है p को? नहीं, सिंस 0,0 बिलोंग करता है। देखो फर्स्ट पार्ट देखो क्वेश्चन में दोबारा, 0,0 बिलोंग कर रहा है ना, 1,0 तो नहीं बिलोंग करता। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट यानी ये वाला ऑर्डर पेयर इज नॉट कंटेन्ड इन p। चलिए अब सेकंड पार्ट देखते हैं फटाफट, थोड़ा सा जल्दी करेंगे। अब आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई ना इस क्वेश्चन की? क्या पेयर दिया हुआ है? सेकंड 22,101, 22,101। सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा? 22 मॉडलो 10 लेस देन इक्वल्स टू 101 मॉडलो 10। दैट मीन्स 2 इज लेस देन 1। या क्या ये ट्रू है? नो, इट इज फॉल्स। तो हम पहले ही इसके आगे बोल देंगे कि 22,101 डज नॉट बिलोंग्स टू p, क्योंकि हमारी फर्स्ट कंडीशन ही फेल हो गई। थर्ड क्या है? 145 265। चलो निकालो। 145 मॉडलो 10 लेस देन इक्वल्स टू 265 मॉडलो 10। दैट मीन्स 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 5। ये तो ट्रू हो गया, ठीक है। एंड अनदर कंडीशन क्या है इसकी? 145 डिवाइड बाई 10 कॉमा 265 डिवाइड बाई 10। इसको सॉल्व करके क्या आएगा? 14। इसको सॉल्व करके क्या आएगा? 26 हैज़ टू बी चेक्ड, ठीक है। देखो नाउ कंसीडर 14,26, ठीक है। अब हमको एक पेयर ये मिल गया ना, ये दोबारा चेक करना है, ये ए हो गया ये बी हो गया, यानी 14 मॉडलो 10 लेस देन इक्वल्स टू 26 मॉडलो 10। ये कितना आएगा? 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 6। तो ये हो गया ट्रू। एंड 14 डिवाइड बाई 10 कॉमा 26 डिवाइड बाई 10, ये कितना आ गया? 1,2, ठीक है। हैज़ टू बी चेक्ड अगेन। नाउ चेकिंग फॉर विच वन? मेरे को बताओ किसके लिए चेक करेंगे अब हम? 1,2 के लिए। तो 1 मॉडलो 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 मॉडलो 10। क्या वैल्यू आ रही है इसकी? 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2। अगेन इट इज ट्रू। अनदर कंडीशन इज एंड 1 डिवाइड बाई 10 कॉमा 2 डिवाइड बाई 10। बताओ क्या वैल्यू आएगी इसकी? 0,0 एंड इट बिलोंग्स टू p। समझ में आई बात? तो हमें पता चल गया कि ये एक ट्रू कंडीशन है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 145 कौन सा था? 145 और 265, 145 और 265 बिलोंग्स टू p, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखते हैं क्विकली। 0 एंड 153, ठीक है, चेंज करता हूँ कलर। फोर्थ पार्ट 0 एंड 153, जल्दी जल्दी निकालो। 0 मॉडलो 10, मेरे साथ चेक करो, इज लेस देन इक्वल्स टू 153 मॉडलो 10। बताओ जल्दी क्या क्या वैल्यू आएगी इसकी? 0 इज लेस देन 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 3। इट इज ट्रू। ट्रू। एक कंडीशन और चेक करनी पड़ेगी, क्या? 0 डिवाइड बाई 10 कॉमा 153 डिवाइड बाई 10। समझ में आ रहा होगा अब तो सब, ठीक है। क्या वैल्यू आएगी 0 डिवाइड बाई 10? 0। 153 डिवाइड बाई 10 15, ठीक है। वांट टू चेक? चेकिंग फॉर 0,15। 0 मॉडलो 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 15 मॉडलो 10। कितना आएगा? 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 5। सो इट इज ट्रू। एंड 0 डिवाइड बाय 10, 15 डिवाइड बाय 10,
बताओ इसकी वैल्यू क्या क्या आएगी। 0 डिवाइड बाई 10, 0, 1, नीड टू चेक अगेन, तो चेकिंग फॉर 0 कॉमा 1, 0 मॉडलो 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 मॉडलो 10, ये आ जाएगा 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, ट्रू। नेक्स्ट आ जाएगा एंड 0 डिवाइड बाई 10 कॉमा 1 डिवाइड बाई 10, तो ये आ जाएगा 0 जो बिलोंग करता है पी को, तो इट इज़ ऑल्सो ट्रू। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर 0,153 बिलोंग्स टू पी। तो कौन कौन से पार्ट बिलोंग कर रहे हैं, कौन कौन से पेयर बिलोंग कर रहे हैं, थर्ड एंड फोर्थ, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिए, मैं आपके लिए उसको दोबारा क्लियर कर दूंगा।